बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर 10 रिस्क मैनेजमेंट एजाइल मैनेजमेंट का लेक्चर 10 है। रिस्क मैनेजमेंट में जो एडिशंस आई हैं, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो पिछले लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिया, प्रोसेसेस और प्रोसेसेस ग्रुप्स डिस्कस किए। आपने इन्हें तो डेफिनेटली डिस्कस करना है, उन्हीं को देखना है, और सारे इनेबलर्स जो डिफाइन किए गए टास्क के वो इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ही डिफाइन मैंने कर दिए थे। तो मैं टास्क की बात कर रहा हूँ, जो इनेबलर्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उनके कंटेंट को देख लेंगे पिछले लेक्चर के, तो आपको वहीं पे उसके इनेबलर की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है, इसलिए मैं हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ टास्क देख रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के डोमेन 2 में टास्क 7 है, एड्रेस एंड रिमूव इम्पीडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकर्स फ्रॉम द टीम। और डोमेन 2 है प्रोसेसेस, एसेस एंड मैनेज रिस्क। और टास्क 15 है मैनेज प्रोजेक्ट इश्यूज। तो इनके जो इनेबलर्स हैं वो रिस्क मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगी, सबसे पहले आप पिछले पिमबुक 6 एडिशन के इसी लेक्चर को, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से देख लें, उनसे समझ लें। फिर जो एडिशन है पिमबुक 7 वाली, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसलिए ये लेक्चर हमारे शॉर्ट इसीलिए हैं कि हम उन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसमें एडिशन आया है उसे हम देख रहे हैं। मॉनिटरी रिस्क में यहाँ पे अगर प्लान रिस्क में आप देखेंगे, प्लान रिस्क में हमारे पास डोमेन 1 में टास्क 7 है, और डोमेन 2 प्रोसेसेस में टास्क 3 एंड 5 है। और मॉनिटरी रिस्क में देखेंगे वही कंटेंट, सेम वही चीजें, सिर्फ इसके अंदर टास्क डिफाइन गए हैं। टास्क 7 है डोमेन 1 का, एड्रेस एंड रिमूव इम्पीडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकर्स फ्रॉम द टीम। एंड टास्क जो डोमेन 2 है प्रोसेसेस, उसमें है टास्क 3, एसेस एंड मैनेज रिस्क, मैनेज प्रोजेक्ट चेंजेस एंड मैनेज प्रोजेक्ट इश्यूज। इन सब बातों को हमने वेरी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आप देखें तो। यहाँ जो एडिशन आई है, अब यहाँ वो बता रहे हैं, जब भी एजाइल मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे तो एजाइल में एक चीज लेकर आए हैं, वो किसे कहते हैं, स्पाइक्स, स्पेशल आइटरेशन। मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसके फेजेस कैसे हैं। तो स्पाइक्स में हम क्या कहते हैं कि पहले कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का पार्ट हम रियल में डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। रियल में जब हम उसका पीओसी करते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, हम उसके पीओसी में रियल में उसकी सिमुलेशन की जाती है। देखें इसमें कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो यह है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव करना होता है, उसे कहते हैं पीओसी। अपने जो क्लाइंट है हमारा, यूजुअली नेटवर्क इंडस्ट्री में जब भी कोई हम टोपोलॉजी डिप्लॉय करने जा रहे होते हैं, कोई लेआउट, कोई सोल्यूशन, कोई आर्किटेक्चर डिप्लॉय करने जा रहे हैं, कोई फायरवॉल डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो उससे पहले सिमुलेशन, उसका पीओसी किया जाता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। GNS3 वगैरह में इन सॉफ्टवेयर उसको यूज किया जाता है कि हम कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं कि जो चीज हम करने जा रहे हैं वो हो के रहेगी, इस तरह उसकी तरतीब होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये रिक्वायरमेंट है, ये डिजाइन है। तो उसे पीओसी करके हम बताते हैं। एक है रिस्क बेस्ड स्पाइक्स। बाकी सारा सॉफ्टवेयर मुझे पता है कैसे लेके चलना है, लेकिन इसके कुछ सेक्शन है जिस पे हमने पहले काम नहीं किया हुआ, तो हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं। पूरे सॉफ्टवेयर करने से पहले हम उस सॉफ्टवेयर के सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यानी मतलब ये कि मुझे शक है कि इसके इंटीग्रेशन में मसला आएगा। ये सॉफ्टवेयर का जो पीस मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, जो नया मॉड्यूल डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पुराने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे इस पर शक है, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। तो हमें इस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में श्योरिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही इसी को थोड़ा सा डिप्लॉय करके अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि प्रोडक्शन में जाके ये प्रॉब्लम हमारे सामने आए लेटर ऑन। एक बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि देखें, जब भी हमारे ग्राफ्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ये टाइम फ्रेम है, और जो इनिशियल रिस्क आपके पास इंट्रोड्यूस हो, उनकी कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे खड़े हैं। इसकी कॉस्ट इतनी नहीं है, ये रिस्क का फैक्टर है। रिस्क आपके पास भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ेगी। लेकिन लेटर ऑन अगर प्रोडक्शन में अगर वो रिस्क उसी लेवल पे आया, तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। कि आप ये टाइम लाइन ही एक्चुअली आपकी कॉस्ट पर, ये टाइमलाइन को ही कॉस्ट समझिए कि लेटर ऑन अगर वो प्रॉब्लम सामने आया तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हम पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने डिस्कस किया, इसको बताया, समझाने की कोशिश की है। तो रिस्क बेस्ड स्पाइक्स किए जाते हैं कि हम एक सेक्शन को पहले से करके देखते हैं, उसे सिमुलेट करके देखते हैं, उसे पीओसी भी किया जा सकता है। पीओसी एक अलग चीज है, रिस्क बेस्ड स्पाइक्स अलग चीज है।
रिस्क बेस्ड स्पाइस में हमने ये काम पहले नहीं किया था, लेकिन हम अभी करके कोशिश करने की, उसका जो लुक एंड फील है, जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है, उसको चेक कर रहे हैं। पीयूसी में हमें पता है ये काम कैसे होता है, लेकिन हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना है, हमें क्लाइंट को समझाना है यार ये काम ऐसे होगा, उसको करके दिखाना होता है। फास्ट फेलियर हमें क्या बता रहे हैं जनाब? फास्ट फेलियर भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आपके पास शुरू में फेलियर्स आते हैं, फेलियर्स ट्राई अगेन, फेलियर्स ट्राई अगेन, फेलियर्स ट्राई अगेन, देन यू रीच टू योर सक्सेस पॉइंट। फेलियर शुरू में अगर आ रहे हैं तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, फेलियर्स ओके, ये गुड साइन है फेलियर का, लेकिन शुरू में, और ये हम जाएंगे सक्सेस की तरफ। ये एजाइल की एक तरतीब इसी तरह ही है, फास्ट फेलियर लेकिन शुरू में। दूसरा मॉडल हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखें कोई फास्ट फेलियर शुरू टाइम के प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कोई इंट्रोडक्शन होता है, किसी इंसिडेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है शुरू में ही, यानी आपने रिस्क बेस्ड रिडक्शन कर दी, रिस्क बेस्ड स्पाइक्स पे काम किया हुआ है आपने, तो आप इतना सारा टाइम बचा सकते हैं, बजाय इसके कि यही फेलियर हमें बाद में मिले, ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। ये आपको बहुत, हम ये कहते हैं रिस्क बेस्ड स्पाइक्स करके उन्हीं मसाइल को, उन्हीं प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स को, इम्पीडिमेंट्स को शुरू में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्शन में अगर इंट्रोड्यूस हुआ ये प्रॉब्लम, कोई बग निकल आया, कोई वर्नेबिलिटी निकल आई, कोई एक्सप्लॉइट निकल आया, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम निकल आया, कोई मालवेयर निकल आया, वो आप सोच भी नहीं सकते वो कितना कॉस्टली और कितने रेपुटेशन आपकी कंपनी की खराब हो सकती है, उसका इफेक्ट बहुत सीवियर होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि शुरू में ही रिसोर्सेज करें, फास्ट फेलियर कर लें, कोई मसला नहीं, आप उसके पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाएं, शुरू में देखते रहें। अगर यहाँ कोई मसला आ रहा है तो हम डेफिनेटली अभी तक अपने प्रोडक्शन फेज में है, हमने उस पर काम नहीं किया, लेकिन अगर प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं, अभी हमने क्लाइंट को नहीं दिया, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के पास चला गया और उनके डेवलपर्स ने, उनके पेनिट्रेशन टेस्टर्स ने, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस वालों ने कोई प्रॉब्लम निकाला, तो उसकी बड़ी ठीक ठाक पेनल्टी होती है, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है कंपनी को। इसलिए हम ये कहते हैं शुरू में फास्ट फेलियर कीजिए, रिसोर्सेज लगा लीजिए, लेकिन अर्ली डिटेक्शन कीजिए, उसकी जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, कोई रिस्क है सॉफ्टवेयर में, उसको शुरू में इंट्रोड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं। एजाइल प्रोजेक्ट्स में हम करते हैं प्री मॉर्टम, एक होता है पोस्ट मॉर्टम, कोई भी काम हो गया उसके बाद हम उसकी स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरतीब से हुआ, ये है प्री मॉर्टम। प्री मॉर्टम में क्या किया जाता है, हम अपनी टीम से कहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में बिफोर समथिंग हैपन हम उसको सिमुलेट करते हैं। चलें सपोज करें हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और बताएं यहां आकर किसी थर्ड स्टेज में, यहां थर्ड स्टेज पे कोई मसला आ जाता है, सिमुलेट करते हैं, सोच लें कोई मसला आया, तो क्या तरतीब, कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो हम एक सिचुएशन, एक कंडीशन, एक सर्कमस्टांसेस अपनी टीम के सामने रखते हैं। इमेजिन अ फेलियर, 4 स्टेप है। सबसे पहले अपने उसको कोई मसले को इमेजिन करें, फिर जनरेट द रीजंस ऑफ द फेलियर्स। क्या क्या रीजन हो सकती है इसके अंदर, पावर ब्रेकज हो सकती है, कोई हमारा अच्छा डेवलपर बीमार हो सकता है, लीव पे जा सकता है, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है उसके साथ, हमारे पास जो फंडिंग है वो रुक सकती है, हमारे पास टाइम फ्रेम हमारे पास खत्म हो सकता है, हम डेवलपमेंट से जो हमारे पास टाइम फ्रेम है, बहुत सारे रीजंस हैं, तो उनको सामने लेकर इस वजह से ये सॉफ्टवेयर का पार्ट इंटीग्रेट नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे। चलें वो बहुत सारी रीजन। अब उसका कंसोलिडेट द लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस, इसके सॉल्यूशंस डिजाइन करें। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ अल्टरनेट होना चाहिए, हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर पहले से होने चाहिए। ये भी यही रिस्क बेस तरतीब हमने इसी तरह कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट में। तो आइडेंटिफाई में एजाइल्स को लेकर, एजाइल प्रोजेक्ट के लिए ये गाइडलाइन है कि आप उसके लिए एजाइल प्रोजेक्ट के लिए प्री मॉर्टम प्रोसीजर्स के थ्रू लेके चलें, जिसके 4 स्टेप्स हैं। Imagine the procedure, generate the reasons, consolidate the list of responses, and then revisit and update the plan. As the project proceeds, definitely new risks and new conditions introduce. नई चीजें आ रही हैं सामने, उसको सामने लाएं, उसके रिस्पॉन्सेज डिजाइन कीजिए, उनको सिमुलेट करते जाएं। अगली चीज है रिस्क एडजस्टेड बैकलॉग। बैकलॉग में देखें, जैसे हमने बात की थी एजाइल मैनेजमेंट में, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के बैकलॉग्स बनते हैं, यार हमने इन चीजों पे काम करना है, ये फीचर्स है हमारे पास। तो शुरू में आपको क्लाइंट सिर्फ जो स्टोरी पॉइंट्स के बेस पे हमने बैकलॉग डिजाइन किए, स्प्रिंट डिजाइन किए,
यार इन चीजों पे हमने काम करने हैं, ओके फाइन। शुरू में हम सिर्फ बैकलॉग बनाते हैं, रिस्क असेसमेंट उसमें नहीं हुई। अब जब हम रिस्क रिस्पॉन्स स्टेज पे आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शन में आते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं जो हाईली वैल्यूड जो स्प्रिंट्स हैं या फीचर्स हैं, सबसे पहले उनको टॉप पे रखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास MS वर्ड है, हम इस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में हम बताते हैं कि एक्चुअली ये सारे स्प्रिंट्स पे हम काम करेंगे, होम पे, इंसर्ट पे, डिजाइन और पे लोड और ये सब पेज लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यूज एंड ऑल दिस स्टफ। ये सब मेरे पास स्प्रिंट्स हैं, उसके अंदर फीचर्स भी हैं, स्टोरी पॉइंट कह लें, ये सारे। तो हम ये चाह रहे हैं कि शुरू में जो होम के फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले इस पे काम करना है, फिर इंसर्ट पे काम करना है। ये दो चीजें तो बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है जी, हम शुरू में उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क का फैक्टर ऐड कर देते हैं। जब हम ये ऐड करेंगे, जब हम इस पे काम करेंगे, तो ये रिस्क इसके साथ हो सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो उसकी जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। हमारे पास बिजनेस वैल्यूज हैं, ये सारे हमारे पास फीचर्स हैं, ये स्क्रीन शायद ब्लर्ड हो, तो ये फीचर्स है हमारे पास, उसके साथ रिस्क फैक्टर ऐड किए, बिजनेस वैल्यूज रिस्क फैक्टर ऐड कर दिए, बिजनेस वैल्यू रिस्क फैक्टर ऐड किए, उसके रिस्पॉन्सेस को ऐड किया, आइटरेशन में सारे फीचर्स को, ये रिस्पॉन्स प्लान्स लेकर हम जाते हैं प्रोडक्शन में कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम हुए तो उसके सोल्यूशन भी होने चाहिए हमारी प्रोडक्शन में। तो उसे एजाइल प्रोसीजर के थ्रू हम डेवलप करते हैं, लेके जाते हैं, उस पर काम करते हैं और न्यू फ्यूचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये रिस्क जो आइडेंटिफाई हुए थे उसका सोल्यूशन हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए। फिर तो जहां पे हम दूसरे रिस्क की बात कर रहे थे, प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट की, एजाइल में हम रिस्क एडजस्टेड बैकलॉग्स प्रिपेयर करते हैं। मॉनिटर रिस्क के सेशन में जब आएंगे, उसके अंदर जैसे हमने बात की हुई है रिट्रोस्पेक्टिव मेथड पे, रिट्रोस्पेक्टिव मेथड में जो आपने अलग चीज देखनी, मॉनिटरिंग, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया, इसमें सिर्फ एक चीज है यहाँ पर, एडवांटेजेस इन रिस्क मॉनिटरिंग। हमारे पास लेसन लर्न आते हैं बहुत बाद में प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में, लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट्स जैसे मैं बता रहा हूँ वीक्स में, आवर्स के अंदर उसके लेसन लर्न आते हैं। तो इमीडिएटली जो लेसन लर्न आ रहे हैं आप उसको उठाते चले जाइए। रिट्रोस्पेक्टिव मेथड में इमीडिएट जो भी आपके पास लेसन लर्न आ रहा है उसको लीजिए, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उनको एजुकेट कीजिए। शेयर टैक्टेड टैसिट नॉलेज, टैसिट नॉलेज मैंने जैसे बताया था, जो एक है किताबी नॉलेज, एक बुक की नॉलेज। मैं आपको ये बता सकता हूँ गाड़ी कैसे चलाई जाती है, ये गियर है, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ये इसका स्टीयरिंग है। और तो सिर्फ गाड़ी के बता देने से आप गाड़ी अच्छे से सीख नहीं सकते। जो रोड पे सर्कमस्टांसेस, जो कंडीशंस और जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको आएगा एक्सपीरियंस से। जैसे मुझे शुरू में वालिद साहब ने बताया था कभी भी ब्रेक के साथ क्लच नहीं पकड़ना, मैंने नई नई बाइक सीखी थी तो मुझे उसका पता नहीं था, मैंने उनकी बात इग्नोर की, मैंने कहा होगा कुछ ऐसे। एक दफा क्लच के साथ जैसे ही ब्रेक लगाई तो जो मुझे सजा मिली आज तक याद है, बहुत दूर जाके गिरा था रोड पे। तो ये चीजें ना आपको ना, ये नॉलेज है, ये एक्सपीरियंस है, ये अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताएं ये सिर्फ किताब में ऐसे नहीं है, जो प्रैक्टिकल होता है उसके नॉलेज बहुत अलग है, वो आपको एक्सपीरियंस से मिलता है, एक्सीडेंट से मिलता है, और बहुत प्रीशियस इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको प्रोडक्शन से मिलता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। क्वालिटी इंप्रूवमेंट बाय आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेस, क्योंकि हम इमीडिएट लेसन लर्न ले रहे हैं तो उनके साथ ही आपको रूट कॉजेस मिलते जाएंगे साथ साथ प्रॉब्लम्स के। तो हम यहाँ रिस्क मॉनिटरिंग में ये कह रहे हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं फौरन से पहले उसके रूट कॉज पे काम करें, डॉक्यूमेंटेशन करें और अपनी टीम में फौरन सर्कुलेट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम के लिए इसको इस तरह लेके चलें। इंप्रूव कैपेसिटी डेफिनेटली होगी जब आपके पास लेसन लर्न आ रहे हैं, आपके पास टेस्ट नॉलेज आ रहे हैं, आपकी टीम के पास डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये हुआ रिट्रोस्पेक्टिव मेथड। रिस्क बर्न चार्ट हमें क्या बताते हैं, रिस्क पे हमने काम कर लिया, हम बैठे हुए मॉनिटरिंग द रिस्क। अब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि रिस्क की क्या कंडीशन है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमें बता रहे हैं फंड्स शॉर्टेज, ये कलर है, वीजा ऑफ ऑफशोर रिसोर्सेज, उसके ये कलर है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, उसके लिए ये कलर बताया गया, डिलीवरी ऑफ सर्वर्स ऑन टाइम, ग्रीन कलर,
changes requirement is something like red color, availability of expert developers it's blue color. अब हम जब मैनेजमेंट की सीट पे बैठ के जब देखते हैं तो जून से लेकर सितंबर तक स्टार्ट में देखें जीरो से, यहाँ हम जीरो से लेकर उसकी रिस्क सिविरिटी देखें। शुरू में हमें ये पता लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है हमारे पास वीजा ऑफ ऑफशोर रिसोर्सेज शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था, इसका रिस्क फैक्टर काफी था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो डिक्लाइन किया गया। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में पता लगा। दूसरे हैंड पे ये ग्रीन कलर अगर आप देखें, द डिलीवरी ऑफ सर्वर्स ऑन टाइम, शुरू में भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, लेकिन आप जून से लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सितंबर तक ये रिस्क अपनी सिविरिटी और अपने मैग्नीट्यूड में, एटीट्यूड में जो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गया। तो एक नजर देखते के साथ ही हमें समझ में आ जाती है कि कौन से रिस्क का जो वॉल्यूम है बढ़ रहा है, घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, जिसको तवज्जो देनी है। तो हम बैठे हुए मॉनिटरिंग पे अपने रिस्क को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वो डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम, रिस्क फैक्टर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रिस्क बर्न चार्ट हमें यही चीज बताता है साथ साथ। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप प्लीज कमेंट भी कीजिएगा, अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस है, कॉन्टेक्ट में रहिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।